दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय को आज हम सम्मिलित किया हूँ, जो आगामी होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी टीआरबी 4 है, बिहार पुलिस है, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है। आपको जहाँ भी जीएस पूछी जाती है उस पोर्शन के लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ, जिनमें से अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में बांटने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप लोग टिक कर लीजिएगा। इस सवाल को आप लोग टिक कर लीजिएगा। परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पहला है 22 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 21 मार्च और चौथा है 22 सितंबर। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध का दिन कहा जाए तो आप दिसंबर महीने के पास चले जाएंगे। वो भी 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर यहीं पे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होता है बड़ा दिन, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध का जो है 21 जून होता है। कौन सा दिन होता है? 21 जून जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। इसलिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? पहला है प्लेटो, दूसरा है जुपिटर, तीसरा है वीनस, चौथा है मार्स। तो दोस्तों कहा गया है शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस। इसे गर्म ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी की बहन भी है। क्या है? पृथ्वी की बहन भी है। सबसे चमकीला ग्रह यही है, शुक्र। अगर पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो है शुक्र। अगर पृथ्वी की बहन पूछा जाए तो वो भी शुक्र है। इसलिए शुक्र को क्या लगाइएगा? वीनस से लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। पहला है मंगल और बृहस्पति, दूसरा है पहला है मंगल और शुक्र, दूसरा है मंगल और बृहस्पति, तीसरा बृहस्पति और शनि है, चौथा है शनि और अरुण है। तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह से संबंधित बात पूछी गई है, इसलिए क्षुद्र ग्रह जो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, तो माउंटेन एवरेस्ट है। ये किस देश में है? तो याद रखिएगा एशिया के नेपाल देश में स्थित है। कौन सी है? नेपाल देश में। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी सॉरी है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है, माउंटेन एवरेस्ट। कौन सी है? 48 याद रखिएगा इतने मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, नेपाल देश याद रखिएगा। काफ़ी अब पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है टकरा जाए आपसे, इसलिए इसको ध्यान में रखते चलिए। देखिए कोई क्वेश्चन छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। जो परीक्षा में टकरा जाए वो इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी आप देखते चलिए। कभी कभी वो भी पूछ लेता है एग्जामिनर, और लोग छोटे क्वेश्चनों से ही फाइट में जो है पीछे हो जाते हैं। इसलिए बेसिक बहुत आप लोगों का मजबूत होना चाहिए। बगैर बेसिक के कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए बेसिक पे आप लोग पकड़ बनाइए और चैनल से जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? पहला है परिवर्तित चट्टान, दूसरा है परतदार चट्टान, तीसरा है अजैव चट्टान, चौथा आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि कोयला जो है वो परतदार चट्टान से मिलकर बनता है। किस चट्टान से?
परतदार चट्टान से। अगर पूछा जाए कोयला के कितने प्रकार हैं तो 4 प्रकार हैं, ठीक है। अगर सबसे अच्छे किस्म का कोयला पूछा जाए कौन सा होता है तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट होता है सबसे अच्छे किस्म का कोयला जो है, अच्छे किस्म का एंथ्रेसाइट होता है। अगर सबसे दूसरे नंबर पर आता है ब्यूटुमिनस, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्यूटुमिनस होता है। फिर होता है पीट, तीसरे नंबर पर पीट आता है, चौथे नंबर पर लिग्नाइट आता है। APPL को याद रखिएगा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। ब्यूटुमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पीट 3 नंबर पे आता है, 4 नंबर पर लिग्नाइट आता है, ठीक है। आप लोगों को कोयला की जानकारी हो गई होगी, ये परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप मापा जाता है। पहला ऑप्शन है बोफोर्ट पैमाने में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है न्यूटन में, चौथा है रिएक्टर पैमाने में। अगर पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है तो डेसिमल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए न्यूटन किसका मात्रक है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। सारे ऑप्शन को देखते चलिए। अगर यहाँ बात आती है भूकंप किसे में नापा जाता है तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दीजिएगा, रिएक्टर पैमाने में भूकंप को मापा जाता है। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता मापते हैं और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और भूकंप की तीव्रता का हम नापते हैं रिएक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला है सेरिकल्चर, दूसरा है सिस्मोलॉजी, तीसरा है एंटीमोलॉजी, चौथा है कार्डियोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन के चारों विकल्पों पर डिस्कशन करते हैं कौन किसका है। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, भूकंप का अध्ययन। एंटीमोलॉजी में कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं, कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, हृदय का अध्ययन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन करते हैं, एंटीमोलॉजी में कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं। अगर लॉजी लगा है तो अध्ययन करेंगे, ठीक है, और कल्चर लगा है तो पालन करेंगे। इसका भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे कल्चर होगा, कहाँ पे लॉजी होगा। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। चारों विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है वायुमंडल। अगर बात की जाए क्षोभ मंडल में तो क्षोभ मंडल में आपको पता होगा मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, वो होती है क्षोभ मंडल में। अगर ओजोन समताप मंडल की बात करें तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर यही बात करें कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं तो याद रखिएगा जो हवाई जहाज़ भी है समताप मंडल में उड़ते हैं। अगर सबसे ठंडा मंडल की बात करें तो मध्य मंडल होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है। अगर सबसे निचले स्तर में पाया जाता है वो होता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। समताप मंडल जो ऐसा मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, और हवाई जहाज़ भी जो है समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और यदि क्वेश्चन को पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश को, दूसरा है 0 डिग्री देशांतर को, तीसरा है 180 डिग्री देशांतर को, चौथा है 66.1/2 डिग्री अक्षांश में। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए
कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है उत्तरी अमेरिका। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत देश अपना जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो अकेला है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। कहने का मतलब है जो है भारत में जो देश है, भारत देश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा है, मतलब ये लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप लोगों को याद होना चाहिए 2933 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अगर यहाँ पे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए सबसे ज़्यादा उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है जो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, लंबाई की भी चर्चा जो है की जाती है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कहाँ से सेट कर दे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को देखते चलिए और माइंड में सेट करते चलिए, और जब पेपर में मिले तो उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन में रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है कर्क रेखा, चौथा है आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए जो इंडिया से एक ऐसे जो है रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर प्रवेश करती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगर यहीं पर बात की जाए कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं सेशन में बैक में पढ़ा चुका हूँ कि कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है, तो होती है नदी माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर यहीं पर कहा जाए कर्क रेखा को 8 राज्यों से गुजरती कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती, कर्क रेखा जो है भारत देश से गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। याद रखिएगा, कभी कभी कर्क रेखा से भी सवाल बनता है, इसलिए ध्यान में इसको भी रखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से के साथ है? पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना लगती है? बांग्लादेश के साथ? वो लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर जो है
बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। अगर सबसे छोटी सीमा की बात करेगा तो अफ़गानिस्तान को लगाइएगा। 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। इस भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेगा तो आप लोग बांग्लादेश को टिक करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तराखंड, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए जो नाथुला दर्रा है और किस राज्य में है। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। ये काफ़ी बार वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको टिक करिएगा। आने वाली परीक्षाओं में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की कौन सी है, तो गुरु शिखर को लगाइएगा। ये भी काफ़ी बार पूछी गई चोटी है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो है स्थित है। पहला ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, दूसरा है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तीसरा है राजमहल पहाड़ियाँ, चौथा है विंध्य पर्वत। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पाई जाती है। तो आपको वीनस याद रखिएगा, वीनस वी माने होते विंध्याचल, और ना माने होते नर्मदा, और सा माने होते सतपुड़ा, और नीचे होता है तापी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी रेंज पाई जाती है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। अगर पूछा जाए विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के मध्य कौन सी नदी पाई जाती है, तो लगाइएगा नर्मदा नदी पाई जाती है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन जो है बना देता है, इसलिए इस ट्रिक को मत भूलिएगा। वीनस और सबसे लास्ट में तापी नदियों को रखिएगा। वी माने होते विंध्याचल, ना माने नर्मदा, और सा माने सतपुड़ा। मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी पाई जाती है? नर्मदा नदी पाई जाती है। और नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी रेंज पाई जाती है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पहला है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है असम। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए जो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो सब मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? मेघालय में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस में पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पहला है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है विंध्य, और चौथा है सतपुड़ा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है, इसलिए अरावली को लगाइएगा। किसको लगाएंगे? अरावली को लगाएंगे। अब हिमालय कैसा है तो लगाइएगा हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा है? वलित, मतलब मोड़दार पर्वत है, या ठीक है, या कह दिया नवीन पर्वत है। कैसा है? नवीन है। हिमालय नवीन है, जबकि अरावली कैसा है? प्राचीन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ
हम जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है गंगा, दूसरा है तापी, तीसरा है नर्मदा, चौथा है क्षिप्रा। तो दोस्तों नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नर्मदा है। सॉरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, अगर पूछा जाए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का पूछा जाएगा तो गोदावरी है। ठीक है, अगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है तो लगाइएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी? क्षिप्रा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी मैं कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा, मन से देखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। किसी न किसी परीक्षाओं में 100% टकराएंगे, ये वादा रहा हमारा। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, उड़ीसा राज्य में जो है चिल्का झील स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित निर्मित है? तो दोस्तों इस सेशन का अंतिम सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है कावेरी, दूसरा है सिरेरू, तीसरा है तुंगभद्रा, चौथा है कृष्णा। तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, कृष्ण भगवान ने जो है माटी खाई थी। क्या कृष्ण भगवान ने क्या खाई थी? माटी खाई थी। इसलिए माटी से आप लोग अलमाटी बांध याद रखिएगा और कृष्णा से याद रखिएगा कृष्णा नदी। तो अगर पूछा जाए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है तो कृष्ण जी ने माटी खाई थी, इसलिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और देखिए ये सवाल सारे पूछे गए हैं, इसलिए देखना ना भूलिए और अपने कंपटीशन को और मजबूत करिए। देखिए लगे रहने से देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ये बात सत्य है कि एक न एक दिन तो मिल ही जाती है। इसलिए लगे रहिए, कभी भी हताश मत होइएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा और कुछ जग में नाम रोशन करिएगा। इसी के साथ चैनल से साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।